जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुरैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिर्फ़ एक चीज़ जो मुझे लगा ज़रूरी है क्लेरिफ़ाई करना, वो ये है कि जब मेरा आर्टिकल इट इज़ ओवर वायरल हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे सो कॉल्ड तज्ज़ियाकारों ने जो है वो उस पे बड़ा सो कॉल्ड तज्ज़िया किया था। और बड़ी हँसी आई मुझे वो सारे तज्ज़िये देख के। मैंने कहा था जब सही टाइम होगा तब मैं उसको एड्रेस करूँगा कि उन्होंने किस किस्म के तज्ज़िये किए, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बट मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब खोला था उस आर्टिकल के वायरल होने के बाद, तो एक यूट्यूब चैनल पे एक साहब बैठे हुए थे। वो बहुत सीरियस मुँह बना के बैठे हुए थे और बहुत सीरियस मुँह बना के वो जो पॉडकास्ट की होस्ट थीं उनसे कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता ये आर्टिकल इस बच्चे ने लिखा है। ये किसी और के अल्फ़ाज़ हैं और इसको सिर्फ़ सामने रखा गया है, अल्फ़ाज़ किसी और के हैं। तो भाई मुझे देखो, मेरे ही अल्फ़ाज़ थे। मैंने ही लिखा था भाई वो। कौन लिखेगा? तो ऐसी बहुत ही बेवकूफ़ी के तज्ज़िये हुए थे, ये एक एग्ज़ाम्पल था। दूसरे एक और साहब हैं, वेरी वेल नोन तज्ज़ियाकार हैं, वो भी यूट्यूब पे भी करते हैं वो व्लॉग। तो उन्होंने भी इंतहाई बेवकूफ़ी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता ये इसने खुद लिखा है, ये एआई जनरेटेड है। और काफ़ी लोगों ने कहा कि ये तो बहुत एआई जनरेटेड है और ये इसने खुद नहीं लिखा। तो भाई बहुत आसान हल है इसका। Again, boomers and their problems in life which are you can solve them so easily. भाई एआई जनरेटर चेकर होता है इंटरनेट पे। आप उधर जाके पूरा आर्टिकल डालें और आप चेक कर पूछें एआई से कि ये एआई ने जनरेट किया है या इंसान ने लिखा है, वो आपको बता देगा, परसेंटेज के साथ बता देगा वो। तो इसमें तो इतना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन वही पुराने बाबे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे है जिनसे आप चेक कर सकते हो कि एआई है। और वो दूसरे साहब तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात कर रहे थे कि ये तो मुझे लगता ही नहीं, और बहुत सीरियस शक्ल बना के। बहुत हँसी आई मुझे कि ये इस बच्चे के अल्फ़ाज़ नहीं है, ये किसी और ने लिखा है, इसको सिर्फ़ फॉरवर्ड आगे रखा हुआ है, फॉरवर्ड इसको रखा हुआ है, बाकी तो पीछे तो कोई और है इसके तो। भाई मैं ही हूँ, कोई भी नहीं है। तो ऐसी बेवकूफ़ाना जो तज्ज़िये होते हैं, मुझे तो बहुत हँसी आती है उनको देख के। और वो जितने सीरियस फेस्ड होते हैं ना, उसमें तो और ज़्यादा फ़नी हो जाता है वो। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, तज्ज़िया मीन्स टू एनालाइज़, और टू एनालाइज़ समथिंग रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस करें, तनकीदी सोच रखें, चीज़ों को रीड बिटवीन द लाइन्स, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर के पढ़ के समझें वो क्या कहना चाह रही है, फिर उसको उस चीज़ पे सवाल उठाएँ। तो तज्ज़िया करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब आप अंगूठा छाप होंगे या आप ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आए होंगे जहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस का पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, घर पे बैठ के डिग्री मिलती है। जब आप वहाँ से उठ के फिर आपको तज्ज़िया करने का शौक होगा, तो आप ऐसे बेसलेस किस्म के, इन्फ्यूरिएटिंग किस्म के ही आप तज्ज़िये करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है तज्ज़िया तो फिर नहीं होगा, फिर तो जो द जोक ऑफ एन एनालिसिस दैट वाज़ देयर वो वही होगा फिर। तो क्रिटिकल एनालिसिस डज़ नॉट एक्ज़िस्ट अनफॉर्च्युनेटली इन आवर सोसाइटी। लेकिन अगर आप थोड़ा उसको पढ़ लेते, थोड़ा फ़ोकस करके ओरिजिनल आर्टिकल को मेरे पढ़ते, तो आपको समझ आता कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका आइडिया क्या था उसका। लोगों को लगा आई एम कॉलिंग आउट 65 ईयर ओल्ड या 55 ईयर ओल्ड बूमर्स। मैं आई वाज़ गोइंग फॉर द बूमर माइंडसेट, कि माइंडसेट बूमर का जो है वो हमें ख़त्म करना है। बहुत सारे जवान लोगों में बूमर माइंडसेट है, बहुत सारे बूमर लोगों में जेन ज़ी माइंडसेट होगा, हू नोज़, राइट? सो इट वाज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो अगर आप तज्ज़िया करने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हो उसको, कुरान शरीफ भी हमारा कहता है इक़रा व्हिच मीन्स पढ़, तो आप पढ़ लेते हो उसको, तो बड़ा आसानी होती है। लेकिन पढ़ने की आदत अनफॉर्च्युनेटली हमारे लोगों में है नहीं, बहुत चंद लोगों में है। बट पढ़ने की आदत किसी में है नहीं। किसी को इतना नहीं गवारा देता कि वो कुछ पढ़ ले, समझ ले चीज़। और पढ़ाई होगी भी कैसे जब बचपन से हमने पढ़ने की आदत ही नहीं डाली हमारे बच्चों में। तो जब वो बड़े होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो कही सुनी बातों पे सिर्फ़ एतमाद करेंगे, भरोसा कर लेंगे, अपनी खुद दिमाग इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ने की आदत ही नहीं डाली होगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ जो गोरे हैं वो अपने बच्चों को आदत डालते हैं पढ़ने की, या वो उनको खुद रात को बेड टाइम स्टोरी खुद पढ़ के सुनाते हैं, या वो उनको इनकरेज करते हैं कि आप पढ़ाई-लिखाई करें। तो वो उनको इनकरेज करते हैं कि आप बेड टाइम स्टोरी पढ़ो या आप कोई चीज़ पढ़ो पढ़ो, ताकि उनको ओवर टाइम सालों साल में जब जब वो बड़े हों तो उनको पढ़ने की आदत उनमें डेवलप हो। तो हम गोरों को तो बहुत गालियाँ देते हैं, लेकिन एट लीस्ट गोरे सच बोलते हैं। कि हम कहते हैं कि गोरे जो है वो
ऐसे हैं या वैसे हैं, गोरे कपड़े पूरे पूरे नहीं पहनते। तो भाई कपड़े वो पूरे नहीं पहनते लेकिन सच वो पूरा बोलते हैं। हम जो है ना वो कपड़े पूरे पहन के भी सच पूरा नहीं बोल पाते। तो आप अगर इस मैट्रिक पे इसको मेजर करेंगे कि वो कम कपड़े पहनते हैं, तो भाई ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी का मैट्रिक है जिस पे आप मेजर कर रहे हैं इसको। लेकिन देखें ना, सच्चाई बोलना भी तो मुश्किल है। अगर आप सच बोलें तो आपको जो है वो रियासत आपके पीछे आ जाती है, कहती है चल बेटे, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हें बताएंगे। तो जब आप क्रिटिकल सोच को और क्रिटिसिज्म को ही आप क्रिमिनलाइज कर दें, तो फिर रोशन ख़याली आ नहीं सकती। बिकॉज़ मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि रोशन ख़याली सिर्फ़ तब आएगी जब आप डिबेट करेंगे, जब आप मुकालमा करेंगे, बहस-मुबाहिसा होगा, हेल्दी किस्म का बहस-मुबाहिसा और मुकालमा होगा, तो आप बहुत मेंटली डेवलप करते हैं, आपका इंटेलेक्ट बहुत ग्रो करता है। तो जब आपने उसी चीज़ को ही एक जुर्म बना दिया, तो फिर लोग 100 दफ़ा सोचेंगे कुछ कहने से पहले। मैं बिल्कुल इस बात में बिलीव करता हूँ कि जो नफ़रती तकारीर होती हैं, जो हेट स्पीच होती है, वो बिल्कुल उसको क्रिमिनलाइज़ करना चाहिए। वो एक जुर्म है, दुनिया में हर जगह है। लेकिन बेयर मिनिमम क्रिटिसिज़्म या सच बोलना या ऐसी बात करना जो आपको लगता है नहीं ये हमारे ख़िलाफ़ है, तो ऐसी बातों को मेरा नहीं ख़्याल कभी भी उनको जुर्म बनाना चाहिए। बट आप उससे सीखें, देखें कि आपका शहरी ऐसी बात क्यों कर रहा है, उसके पीछे कोई वजह होगी। दिमाग सिर्फ़ तभी खुलेगा जब आप मौजूदा जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, उनको आप चैलेंज करें। और चैलेंज आप इसी ऐसे ही मुआशरे में कर सकते हैं जहाँ पे आपको अलाउड हो उनको चैलेंज करना। अगर उसको जुर्म बनाया जा रहा है एक मुआशरे में तनकीद करने को या क्रिटिकल सोचने को या सवाल उठाने को या हक़ की बात करने को, तो फिर रोशन ख़याली बड़ी मुश्किल है मेरे ख़्याल से वैसे मुआशरे में आना। पीटर हिचन्स कहता है कि इज़ देयर एनी पॉइंट इन पब्लिक डिबेट इन अ सोसाइटी वेयर हार्डली एनीवन हैज़ बीन टॉट हाउ टू थिंक व्हाइल मिलियंस हैव बीन टॉट व्हाट टू थिंक। कि एक ऐसे माशरे में जो है वो मुकालमा और बहस मुबाहिसा करने का क्या फ़ायदा है जहाँ पे शुरू से अवाम को ये सिखाया गया कि क्या सोचो बजाय इसके कि कैसे सोचो। तो जब हम मुकालमा और बहस मुबाहिसा करेंगे शायद तभी हम क्या सोचना उसको साइड पे करेंगे और किस तरह सोचना उसको प्रमोट करेंगे। और इसी बात पे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी जो किताबें मैंने रेकमेंड की थी अपने पिछले वीलॉग में, उन पे लोगों ने बहुत कहा कि ये एथियस्ट की किताबें, ये खुदा में नहीं मानते, तो आप इनकी किताबें क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। हम सब एक कमेंट था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के ईमान कमज़ोर होता है। तो देखें, अगर 4-5 किताबें पढ़ने से आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है तो आई एम सॉरी टू से फिर प्रोबेबली आपका ईमान ही कमज़ोर है, उसको आप थोड़ा ताकतवर करें। लेकिन मुझे लगता है अगर आप अलग-अलग किस्म के नुक्ता नज़र पढ़ें तो उन्हीं में आपका दिमाग खुलता है और उन्हीं से आपको बहुत सीखने को मिलता है, नहीं तो आप एक ही छोटे से बबल में रहेंगे, उससे कभी भी नहीं निकलेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। और रोशन ख़याली का मतलब ये नहीं है कि आप अपना दीन छोड़ दें, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें साथ-साथ पैरेलल चल सकती हैं। मेरे ख़्याल से तो दीन भी साथ चल सकता है और नुक्ता नज़र अलग रखना और रोशन ख़याली में बिलीव करना भी साथ चल सकता है। आप अपने बिलीव्स को साइड पे रखें बिल्कुल, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप उनको ख़त्म कर दें, आप उनको साइड पे रखें, आप देखें किसी और का क्या ओपिनियन है। डोंट बी कन्विंस्ड बट एट लीस्ट कंसिडर समवन एल्सेस व्यू पॉइंट। और इसी से फिर बात आती है ब्रेन वॉशिंग की, जो हम कहते हैं कि जी ये बंदा या ये कौम ब्रेन वॉश हो चुकी है। तो हमने इसी चक्कर में कि ईमान ना कमज़ोर हो जाए, कोई चीज़ पढ़ लोगे ईमान कमज़ोर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसी चक्कर में हमने अपने लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है सालों-साल। ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अनफॉर्चुनेटली लोगों को मज़हब इतना बेचा है कि अब लोग बेचारे उनको लगता है कि जो कुछ होता है उनके साथ वो उनकी गलती है शायद, या फिर खुदा उनके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। प्राइम एग्ज़ाम्पल, अ, जब सिंध में फ्लडिंग हुई थी, सैलाब आए थे, तो जब उनसे पूछा कि भई सैलाब क्यों आए हैं? तो गरीब लोग थे, वो कह रहे हैं शायद खुदा हमसे नाराज़ है, हमें तो सियासतदान ने हमारे यही बताया कि खुदा हमसे नाराज़ है। भाई तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, खुदा तुमसे क्यों नाराज़ होगा? खुदा तो उससे नाराज़ होगा जो ऐवान में बैठा हुआ है, तुम्हारे टैक्स पे पल रहा है और फिर तुम्हारी कमर में आके छुरी घोंप रहा है, तुम्हें झूठ बोल रहा है। पूरे साल वो बंदा रिश्वत ले रहा है, फिर साल के आखिर में जाके उम्रा करके आ रहा है, अपने सो कॉल्ड गुनाह धुलवा के आ रहा है। तो खुदा तो उस पे नाराज़ होगा। आप तो एक गरीब आदमी हो जो मेहनत कर रहा है, हलाल की कमाई से अपना पेट भर रहा है, उस खुदा उससे क्यों नाराज़ होगा। तो ये ब्रेन वॉशिंग हमने अपने लोगों की है और बड़ा सैड है ये, बहुत दिल दुखता है ऐसी चीज़ें देख के। वो मैंने वीडियोज़ देखी थी, इतने मासूम लोग थे, वो कह रहे हैं लगता है खुदा असा सा जेको हू नाराज़ आसा कुछ अहिड़ी शइ कई आहे जंहिंसां खुदा नाराज़ थी वियो आहे। तो मैंने कहा यार ये इनको किसने ये इतना फ़ीड किया है कि उनका थॉट प्रोसेस, और छोटे बच्चे भी यही कहेंगे लगे तो असां का अहिड़ी ग़लती कई आहे ज़िंदगी में जंहिंसां खुदा असां सां नाराज़ थी वियो आहे।
तो देखें, आपसे खुदा नाराज़ नहीं है, खुदा उन लोगों से नाराज़ है जो खुदा के नाम पे लोगों को मिसयूज़ करते हैं, जो मज़हब और दीन बेचते हैं जाके अपने मफ़ाद के लिए। खुदा तो उनसे नाराज़ होगा जिन जो लोग कोविड के दौरान कह रहे थे कि कोविड की वजह ये है कि औरतें कम कपड़े पहन रही हैं हमारे मुल्क में, इसलिए कोविड आया है। ये रिकॉर्ड पे आप जाके देखें, ऐसे लोगों से खुदा नाराज़ होता है, ज़ाहिर-सी बात है। हम तो आम लोग हैं जो 9 टू 5 जॉब करते हैं, फिर रात को आके खाना खा के सो जाते हैं। हमारा अगर सैलाब आएगा तो हमसे क्यों नाराज़ होगा? खुदा नाराज़ होगा तो काफ़िर से होगा जो खुदा में मानता ही नहीं है। वो तो सब खुश बैठे हैं, उनके तो मुल्क भी सही चल रहे हैं, उनके पास तो खाना भी है, उनके पास तो रोटी, कपड़ा, मकान सब है, उनसे तो नाराज़ नहीं है खुदा। खैर, मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेरे ख़्याल से अब मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा, वो है कानून, जो कि है नहीं कानून हमारे पास, बट कानून मैंने कहा मैं थोड़ा इस पे बात करूँगा। मेरे पुराने आर्टिकल्स में मैंने ये बात लिखी थी और अब मैं सोच रहा हूँ मैंने बिल्कुल सही लिखी थी अपने आर्टिकल्स में ये बात। मैं कह रहा था कि कानून पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे मुल्क में, क्योंकि कानून है ही नहीं। तो मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता था कोर्ट रूम में जब भी मैं जाता था कि यार तुम खुद वकील हो, तुम इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, तुम डिस्करेज क्यों करते हो लोगों को, थिंक पॉजिटिवली। मैंने कहा देखें, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं रियलिस्ट आदमी हूँ, मैं असलियत में बिलीव करता हूँ। पॉजिटिविज्म तो सही है, पॉजिटिविस्ट व्यू मैं रखूँ कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, जो देखता हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ वो बात करता हूँ और बात सच करता हूँ। तो मैंने पुराने आर्टिकल्स आप देखिएगा मेरे रखे हैं, उनमें मैंने यही कहा कि कानून है ही नहीं, तो मैं क्या बच्चों को और स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँ कि आप पढ़ो आके, मैं ये थॉट प्रोसेस क्यों प्रमोट करूँ। तो अब मेरे ख़्याल से वो बात सच हो गई है कि कानून जो है वो तो नॉन एक्जिस्टेंट है। और मुझे दुःख होता है ऑनेस्टली अब देख के जो वकालत की डिग्रियाँ क्वाइट लिटरली बिक रही हैं हमारे मुल्क में। 3-3 साल में वकील बन रहे हैं। तो आप बच्चों को ये नहीं बता रहे कि आगे किस तरह इस डिग्री को इस्तेमाल करना है, क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि देखें ना, सच बोलेंगे फिर आपको कोई उठा के ले जाएगा आके, कानून कहीं नहीं है, आप सच बोलें 10 साल सज़ा होगी आपको और आपको गाड़ी से रोका जाएगा, गाड़ी से रोक के आपकी गाड़ी के शीशे तोड़े जाएँगे, आपको घसीट के बाहर निकाला जाएगा, दूसरी गाड़ी में फेंका जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, भले आप वकील हों या ना हो, और यही आपकी और मेरी औकात है। द सूनर वी रियलाइज़ इट द बेटर कि हम थर्ड क्लास सिटिज़न्स हैं और हम हमेशा प्रोबेबली रहेंगे। भले हम जितना कानून पढ़ लें, पहले माँ-बाप बेचारे अपने बच्चों को कानून पढ़ाते थे कि वकील है, अपने आप को सेव कर सकेगा। लेकिन अब वो भी नहीं सेव नहीं कर पा रहे अपने आप को। और जो बार काउंसिल्स हैं वो ऑनेस्टली आई थिंक दे आर वेरी सिमिलर टू इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ जितना इनइफेक्टिव है, मेरे ख़्याल से बार एसोसिएशंस भी उतनी ही इनइफेक्टिव है। तो मैं किस मुँह से बच्चों को कहूँ कि अब आप वकील बनें और आप जो है वो कानून प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग टू प्रैक्टिस ऑनेस्टली। 22 से 24 लाख केस पेंडिंग है अभी करंटली हमारी कोर्टों में, और वो पेंडिंग ही रहते हैं 30-30 साल, 35-35 साल। मैं एक केस पे काम कर रहा था, वो 1946 का था, पाकिस्तान बनने से पहले का, वो अभी तक माशाल्लाह से पेंडिंग था। और वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख़्याल से जब तक मेरे भी बच्चे हो जाएँगे तब तक भी वो पेंडिंग ही रहेगा। तो वो केसेस पेंडिंग रहते हैं। लेकिन जहाँ पे आप कोई सच बात करें, हक़ की बात करें, तो वो केस 1 हफ़्ते में डिसाइड होता है, और 1 हफ़्ते में, जैसे मैंने बताया, 1 हफ़्ते में सिर्फ़ डिसाइड ही नहीं होता, सज़ा भी आपको ऐसी मिलती है कि आपको घसीट के लेके जाते हैं जेल। वो ऐसी सज़ा होती है आपको। तो वो केसेस तो हफ़्ते में हो जाते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा इख्तलाफ़ करें, तो उसमें तो ख़ैर, एनीवे, मूविंग ऑन। मैं तो देखें अपने स्टूडेंट्स को और अपने दोस्तों को, जो यंग लोग हैं, सबको कहता हूँ कि देखो, वकालत में कुछ नहीं रखा, वकील नहीं बनो, जज बन जाओ, उसमें बहुत फ़ायदा है। मॉनेटरी फ़वाइद तो हैं, लेकिन फिर ये भी फ़ायदा है कि कल को अगर आपका बच्चा किसी लड़की को कुचल के आ जाए रोड पे, बाइक चला रही हो वो और वो कुचल दे, तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएँगे, आपका केस भी दब जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप वकील होगे तो फिर आपके साथ मसला होगा थोड़ा-सा, तो जज बनो, मेरे ख़्याल से उसमें ज़्यादा आसानी है। केस भी ख़त्म हो जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी रहेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम ज़ाया करने का डिग्री पे, अपने मुकदमे बख्शवाएँ, जज बनें, ज़िंदगी जिएँ सुकून से। और अब मेरे पे तनकीद करने से पहले कि मैं जो है वो लसानी बुनियाद पे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो देखें, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कहना कि सियासत हो रही थी गुल प्लाज़ा ट्रेजेडी पे या नहीं हो रही थी। तो बात ये देखें, आगे से कहा जाता है कि सिंध हमारा है, हमें मत समझाएँ कि हमें अपना सूबा किस तरह चलाना है। तो देखें, सिंध तो आपका भी नहीं है, आप लोग तो रात को सोए थे, सुबह उठे थे, सिंध बना हुआ था भाई पाकिस्तान के साथ-साथ। तो सिंध के जो इंडिजिनस लोग हैं, इंडिजिनस होते हैं जो मकामी लोग हैं, उनके अगर आप कबीले देखें तो वो अलग ट्राइब्स थी। उन थोड़ी रिसर्च करें, वैसे रिसर्च में बिलीव करते नहीं हमारे अवानों में लोग। लेकिन जो सिंधी कबीले थे वो मेघवर कबीला था, मुहाना था, कोली थे, जो दरिया सिंध पे रहते थे, वो ओरिजिनल इंडिजिनस ट्राइब्स थी।
दे वर ऑलवेज हियर इवन बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, ईयर्स बिफोर दैट। इस पे यूट्यूब पे बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ है, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कहना ऐवानों में कि हम सिंधी हैं, हम सँभाल लेंगे और हमें जो है वो सो कॉल्ड सिंधी कार्ड खेलें। तो देखें, आप भी सिंधी नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ। यहाँ पे जो ओरिजिनली रह रहे थे इंडिजिनस लोग, वो हैं असली में सिंधी। तो अगर वो कहें कि हमें मत सिखाओ अपना सूबा किस तरह चलाना है, तो फिर बात समझ आती है, लेकिन हमारा कहना बनता नहीं है ऑनेस्टली। एंड मैंने एक और चीज़ बहुत क्लियरली ये सीखी है और मैंने समझाई भी है लोगों को कि देखिए, अपनी शिनाख्त जो है ना, उसको कभी भी अपनी आइडियोलॉजी मतलब अपना नज़रिया मत बनाइएगा। वापस से कहता हूँ कि अपना आपकी जो शिनाख्त है ना, उसको अपना नज़रिया मत बनाइएगा, अपनी आइडियोलॉजी मत बनाइएगा। बिकॉज़ फिर अगर कोई आप पे तनकीद करेगा या आपको कोई चैलेंज करेगा ना, तो आपको लगेगा ये मेरी आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा है, मेरी शिनाख्त को चैलेंज कर रहा है, ना कि आपके आइडिया को या आपके व्यू पॉइंट को। क्योंकि अब आपका व्यू पॉइंट आपकी शिनाख्त बन चुकी है। तो आपको लगेगा यार, ये बंदा मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहा है। मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कंस्ट्रक्टिवली, बट मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहा है। तो जब आपकी शिनाख्त आपका नज़रिया बन जाती है, तो आप समझें आप बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मैंने पिछली किसी एक व्लॉग में कहा था कि शोपेनहावर एक फ़िलॉसफ़र था, उसने कहा था जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता ना, जब सब फ़ेल हो जाता है, तो वो अपने एथनिसिटी मतलब अपनी कौमियत अपने नेशनैलिटी पे फ़ख्र करता है। ही इज़ ओनली प्राउड ऑफ हिज़ एथनिसिटी। व्हेन अ मैन हैज़ नथिंग लेफ्ट टू बी प्राउड ऑफ, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज़ एथनिसिटी। तो नज़रिया अपना रखें, लेकिन अपनी शिनाख्त से अलग रखें बिल्कुल, एंड बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, स्पेशली मेयर साहब के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, कोई आपको फीडबैक दे रहा है, आप फीडबैक रिसीव करें, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, देखें बंदा क्या कह रहा है, क्या पता सही कह रहा हो। देखें, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब गलतियाँ करते हैं। वी आर ऑल लर्निंग। आप पूरी ज़िंदगी सीखते हो। तो अगर आपको कोई आके सिखा रहा है कोई चीज़ या बता रहा है, तो और स्पेशली आप तो इन पोजीशन ऑफ पावर हो, आप तो लोगों के टैक्स से तनख्वाह ले रहे हो, आपको तो सुननी है उनकी बात। तो आप एटलीस्ट टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली, क्या पता उसमें सबकी बेहतरी हो। मेरे ख्याल से तो सियासतदान को सिर्फ रखा गया है, और ये मैं इस पे आर्टिकल भी लिखूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे लगता है सियासतदान सिर्फ सामने हमारे रखे गए हैं टू गिव अस द इम्प्रेशन कि हमारे पास चॉइस है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो हर चीज़ ओन करते हैं। हम उनके लिए ग्राहक हैं, हमसे वो पैसे निकालते हैं। हम उनकी मिल्कियत है टेक्निकली। इफ़ इवन इफ यू डोंट लाइक इट, सच्चाई यही है कि हम उनकी मिल्कियत है, वो हमें ओन करते हैं। वो सारी ज़मीन ओन करते हैं, वो सारी मीडिया ओन करते हैं, वो हमें वही दिखाते हैं जो उनको दिखाना है। वो सारे शॉपिंग मॉल ओन करते हैं, सारी पोज़ीशंस ऑफ पावर वो ओन करते हैं, हर चीज़ पे उनका कब्ज़ा है। और उनको और चाहिए, उनको और पैसा चाहिए, उनको और ज़मीन चाहिए, उनको और कंट्रोल चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो उनको नहीं चाहिए, और वो है एक इन्फॉर्म्ड तालीम याफ़्ता शहरी, जो खुद अपने लिए क्रिटिकली सोच सकता हो, समझ सकता हो, और चीज़ों को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करता हो। वो उनको नहीं चाहिए, और इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज़ अगर एक शहरी खुद बाशऊर हो गया, तो फिर जो ऐवान में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बिकॉज़ फिर वो आके सवाल पूछेंगे लोगों से। तो इन द एंड यही कहूँगा कि फॉर द 1000th टाइम आई थिंक मैं बार-बार यही बात कहता हूँ, और मैं कहता रहूँगा, भले बोरिंग लगे, जो भी लगे। मेरा कंटेंट इज़ नॉट माइंड नंबिंग, इट इज़ सपोज्ड टू एनरिच योर माइंड, कि आप सा आपको प्रोवोक करे कि आप सोचो। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने लिए खुद सोचें, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ें, इधर-उधर की बातों पे एतमाद ना करें, खुद पढ़ें चीज़ें, रिसर्च करें, सवाल उठाएँ, सीखें उनसे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंने जो कमेंट्स देखे हैं अपने पोस्ट्स पे और मैंने जो फीडबैक मेरे पास आया है, आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स हम क्या पता एक बेहतर मुल्क देख सकें, जहाँ पे जो ऐवानों में लोग होंगे वो कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ इन्फॉर्म्ड होंगे, कुछ बाशऊर होंगे, उनकी तरबियत सही हुई भी होगी, क्योंकि देखें, पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती, तरबियत और शऊर बहुत ज़रूरी होता है। तो और तरबियत घर से शुरू होती है। तो आई एम वेरी होपफुल इन द नेक्स्ट 10-15 इयर्स कि हम एक बेहतर बेहतर मुल्क देख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।